नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और पिछली वीडियो तक हमने 10 अगस्त तक के राष्ट्रीय समसामयिकी के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक के राष्ट्रीय समसामयिकी पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप सभी को पुनः एक बार बता दें कि आपकी तैयारी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा सीजीपीएससी प्रीलिम्स हेतु एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। यह टेस्ट सीरीज 21 अगस्त से प्रारंभ होने वाली है। इस टेस्ट की खासियत होगी कि इसमें प्रारंभिक 2 टेस्ट जो है वो आपको निःशुल्क प्रदान कराए जाएंगे। इसके अलावा 3 अलग अलग लेवल्स में ये जो टेस्ट सीरीज है इसका आयोजन किया जाएगा। इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रश्न पूछे थे समसामयिकी के। उनमें पहला प्रश्न था, तलवारबाजी में ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय कौन है? टोक्यो ओलंपिक के प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको इससे करंट अफेयर जब पढ़ाया था तो उस समय मैंने कवर करा दिए थे। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए हर फैक्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है। उसी के अंतर्गत एक फैक्ट है कि तलवारबाजी खेल जो होता है ओलंपिक में, इसमें ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो उनका नाम क्या है? भवानी देवी। इसको याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न था, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री कौन मानी जाती है? ठीक, आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हमने देखा था, इनका नाम क्या है? पद्मा सचदेव। हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है ए, रेखा शर्मा जी। ठीक है, इनके कार्यकाल को अभी पिछली वीडियो में हमने देखा था 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न था, देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? तो इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस पुरस्कार का नामकरण किया गया है। ठीक, तो ये पिछले वीडियो के प्रश्न थे। आशा करता हूं कि आपने इसका आंसर सही दिया होगा। चलिए, तो अब आते हैं आज के टॉपिक में। पहला टॉपिक है हमारा काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम परिवर्तन। जब आप भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें क्रांतिकारी घटनाओं के अंतर्गत इस घटना का जिक्र होता है जिसका नाम क्या था पहले? काकोरी ट्रेन षड्यंत्र। ठीक है, काकोरी कांड के भी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्यवाही करने का आदेश दिया है। ठीक है, यानी कि अब पाठ्य पुस्तकों में जो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र लिखा होता था उन शब्दों को काकोरी ट्रेन कार्यवाही के नाम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि षड्यंत्र शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि एक नेगेटिव सेंस आता है इस षड्यंत्र शब्द से। ठीक, तो इसलिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने इस शब्द को रिप्लेस कर दिया है कार्यवाही शब्द से। ठीक, इस निर्णय के पश्चात किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में इस घटना को संदर्भित करने के लिए काकोरी ट्रेन षड्यंत्र के बजाय काकोरी ट्रेन कार्यवाही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी आगामी जो भी सरकारी दस्तावेज होगा उसमें इस नाम से उल्लेखित नहीं होगी ये घटना। किस नाम से उल्लेखित होगी? काकोरी ट्रेन कार्यवाही के नाम से। ठीक, तो आइए जानते हैं कि ये काकोरी ट्रेन कार्यवाही या काकोरी कांड जिसको हम बोलते हैं वो क्या है। चलिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अधिकांश धन संग्रह सरकारी संपत्ति की लूट के माध्यम से किया जाता था। जब आप भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी घटनाएं पढ़ेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहां पर धन की जो राशि है, ठीक है, क्रांतिकारी जो अपना संगठन बनाते थे उसके संचालन के लिए जो धन की आवश्यकता होती थी, धन की आपूर्ति जो होती थी वो किसके माध्यम से होती थी? सरकारी खजानों के लूट से। ठीक है, सरकारी संपत्ति को लूटा जाता था और उससे हथियार, बम, गोले, ये सारी चीजें खरीदी जाती थी। ठीक,
उसी के अनुरूप वर्ष 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा काकोरी, जो कि लखनऊ के समीप है ना, काकोरी ट्रेन डकैती की गई थी। ठीक, तो इसके अंतर्गत 9 अगस्त 1925, इसका डेट भी याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को बहुत सारे क्रांतिकारियों ने एक कदम उठाया, जिसके अंतर्गत एक ट्रेन जा रही थी जिसको काकोरी के पास लूट लिया गया था। वहां पर लूट लिया गया था, शासकीय खजाना उसमें जा रहा था, उस खजाने को लूट लिया गया था। ठीक, इस योजना को चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमथनाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख अभियुक्त बनाए गए थे। चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, बड़े क्रांतिकारी युवा थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। ठीक, सबका नाम आपने सुना ही होगा। ठीक, वे अपने प्रयास में सफल रहे, लेकिन हमले के 1 महीने के भीतर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 1 दर्जन से अधिक सदस्यों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे, है ना। और काकोरी षड्यंत्र मामले के तहत मुकदमा चलाया गया, और इन पर जाहिर सी बात है सरकारी खजाना लूटा है तो इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया। कानूनी प्रक्रिया 18 महीने तक चली थी। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को मौत की सजा सुनाई गई और अन्य क्रांतिकारियों को उम्र कैद की सजा हुई। ठीक, तो यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, ये काफी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी स्रोत हैं। ठीक, जैसे पहला नाम है यहां पर ठाकुर रोशन सिंह का। इनके स्टेटमेंट को सुनिए, जिंदगी जिंदा दिली को जान है रोशन, वरना कितने ही रोज यहां फना होते हैं, कितने ही रोज यहां पर मरते हैं, लेकिन जिंदा वही है जो जिंदा दिल है। ठीक, इसी प्रकार रामप्रसाद बिस्मिल जी की वाक्य को देखेंगे आप, है ना। चर्चा अपने कत्ल का अब दुश्मनों के दिल में है, देखना है ये तमाशा कौन सी महफिल में है। ठीक, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रामप्रसाद बिस्मिल जी की लाइन है ये। ठीक, इसी प्रकार अशफाक उल्लाह खां, दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, खून से हम शहीदों के फौज बना देंगे, मुसाफिर जो अंडमान के तूने बनाए जालिम, आजाद ही होने पर हम उनको बुला लेंगे। ठीक, ये अशफाक उल्लाह खां का स्टेटमेंट है। इसके अलावा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी जो हैं, इनका स्टेटमेंट है कि मैं मर नहीं रहा हूं, बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने। ठीक, शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी ने। यहां से एक फैक्ट और निकल के आता है कि ये जो 3 क्रांतिकारी हैं, ठीक है, ठाकुर रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, इन तीनों को 19 दिसंबर के दिन फांसी दी गई थी। 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी, जबकि राजेंद्र लाहिड़ी जी को 17 दिसंबर को ही फांसी दे दी गई थी, 17 दिसंबर को। ठीक, तो यहां पर एक प्रकार का प्रश्न बनता है कि काकोरी कांड के अभियुक्तों में से किसे सबसे पहले फांसी दी गई, तो किसे दी गई? शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। आपको पता होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम राज्य में स्थित है। ठीक, क्यों चर्चा में है देखते हैं। काजीरंगा सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। देखिए, अब ये सैटेलाइट फोन क्या होता है? सैटेलाइट फोन ऐसे फोन होते हैं जो कि डायरेक्ट उपग्रहों से जुड़े होते हैं। ठीक है, वहां पर जो जैसे कि हम लोग का मोबाइल फोन होता है, वो नेटवर्क जो टावर होते हैं उससे जुड़े होते हैं, और वो नेटवर्क टावर फिर सैटेलाइट से जुड़े होते हैं। ठीक, तो ऐसे फोन जो कि सीधे सैटेलाइट से जुड़े हों उनको क्या कहा जाता है? सैटेलाइट फोन कहा जाता है। इसका फायदा यह होता है कि यहां पर जैसे कि हम लोग के यहां नेटवर्क कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, ठीक है, तो उसके कारण हमारे संचार कभी कभी बाधित हो सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट फोन में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला पहला नेशनल पार्क बना है कौन?
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो आमतौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक, सैटेलाइट फोन वन कर्मियों द्वारा शिकारियों पर नियंत्रण करने और बाढ़ जैसी आपदा के दौरान सहायक सिद्ध होंगे। ठीक, जनता को भारत में सैटेलाइट फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, यानी कि आम जनता को इन फोन्स को यूज करने का परमिशन नहीं है। सैटेलाइट फोन किसी भी स्थान से जुड़ सकते हैं क्योंकि ये विश्व के उपग्रहों से सीधे जुड़े होते हैं तथा सेल फोन की तरह स्थानीय मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर नहीं होते हैं। ये नेटवर्क टावर जो होते हैं उससे नहीं जुड़े होते बल्कि डायरेक्ट जुड़े होते हैं उपग्रहों से, जिसके कारण संचार जो है वो निरंतर चलता है, वहां पर बाधित नहीं होता है, वहां रुकता नहीं है वो। ठीक, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क कब बना? तो 1974 में इसको घोषित किया गया था। ठीक, इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसका कुल बाघ आरक्षित क्षेत्र 1030 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें मुख्य क्षेत्र 430 वर्ग किलोमीटर है। मुख्य क्षेत्र बोलने का मतलब होता है कोर एरिया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कोर एरिया क्या होता है, बफर जोन क्या होता है। ठीक, एक क्षेत्र होता है जहां पर टाइगरों के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है, इसको कहा जाता है कोर जोन। क्या कहा जाता है? कोर जोन। इसके ठीक बाहर वाला क्षेत्र जहां पर आम व्यक्ति और कभी कभी जो जंगली जीव हैं इनकी मुठभेड़ होती है, कभी कभी मिलाप हो जाता है, तब वहां पर इसको क्या कहा जाता है? ये जो क्षेत्र है इसको बफर जोन कहा जाता है। ठीक, तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो कुल क्षेत्रफल इसका 1030 वर्ग किलोमीटर है, ये कुल क्षेत्र। लेकिन मुख्य क्षेत्र जो बोल रहा है वो है ये कोर जोन। उसका एरिया कितना है? 430 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। 1985 में इसे शामिल किया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा सैटेलाइट फोन्स का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। ठीक, आपको पता होगा कि वर्ष 2012 में हाथियों की संख्या में काफी ज्यादा गिरावट आई थी। उसके बाद से हाथियों की संख्या से संबंधित जन जागरूकता फैलाने के लिए हाथी दिवस जो है ये प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा वर्ष 2012 में इस विश्व हाथी दिवस की शुरुआत हुई है। ठीक, विश्व हाथी दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने वर्ष 2022 में अखिल भारतीय हाथियों और बाघों की आबादी का आकलन में अपनाए जाने वाले जनसंख्या अनुमान प्रोटोकॉल को सार्वजनिक किया है। यानी हाल ही में ये डेटा निकला है हाथियों की संख्या और बाघों की संख्या से संबंधित। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बोल रहे हैं? वर्ष 2017 में अंतिम गणना के अनुसार भारत में 29,964 हाथी थे, जो वर्ष 2012 के 29,576 हाथियों के औसत में मामूली वृद्धि है। ठीक है, यानी कि वर्ष 2012 में कितने थे? 29,576। वो वर्ष 2017 में कितने हो गए? 29,964। याद रखिएगा इसको, आंकड़े को। ठीक, यदि आपको प्रश्न में आगामी मुख्य परीक्षा में पूछता है इससे संबंधित, है ना, मानव हाथी संघर्ष से, तो वहां पर आप इस आंकड़े को अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है वाटर प्लस सिटी इंदौर। ठीक, आपको पता होगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त किया था मध्य प्रदेश के इंदौर ने, और हाल ही में एक और अचीवमेंट इसके साथ जुड़ गया। कौन सा अचीवमेंट है? वाटर प्लस सिटी का अचीवमेंट। क्या होता है आइए देखते हैं। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। वाटर प्लस शहर उन शहरों को घोषित किया जाता है जहां पर अवशिष्ट जो जल होता है उसके निकासी की सर्वोत्तम सुविधा होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं जो अपना कचरा सीधे नदी में डाल देते हैं,
ठीक है, या घरों से निकलने वाला जो गंदा जल है उसके प्रवाह के लिए एक नालियां बनाई जाती है, हमारे यहाँ शहरों में आपने देखा होगा। तो ये जो अवशिष्ट जल है इसकी निकासी किस शहर के द्वारा सबसे अच्छे तरीके से की जा रही है, जिसके द्वारा की जाती है, जिस शहर के द्वारा, उसे ये कैटेगरी दी जाती है, कौन सी? वाटर प्लस की कैटेगरी। ठीक। स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में देश भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, आरोग्यता व साफ सफाई का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। आपको पता होगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल होता है हमारे यहाँ। ठीक। शहर में कुल 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं, यानी कि जो इंदौर है वहां पर 7 ऐसे प्लांट स्थापित किए गए हैं जहां पर वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक। वहां पर अवशिष्ट जल को सीधे नदी में नहीं छोड़ा जाता, बल्कि वहां पर पहले सीवरेज प्लांट में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उससे ऐसे तत्वों को निकाल लिया जाता है जो कि आगे चलकर जीव जंतुओं के लिए या उसको उपयोग करने वाले मानव के लिए नुकसानदेह हो। तो इसी के लिए बनाया जाता है क्या? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक। तो 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है इंदौर में लगाए गए हैं तथा उनमें प्रतिदिन लगभग 110 मिलियन लीटर जल का उपचार किया जाता है। ठीक है, 110 मिलियन लीटर जल जो है वो प्रतिदिन ट्रीटमेंट किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण के वाटर प्लस प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों के अनुसार इंदौर नगर निगम द्वारा 1746 सार्वजनिक और 5624 घरेलू सीवरों को 25 छोटे व बड़े नालों से जोड़ा गया है। देखिए कितनी अच्छी सुविधा यहां पर इंदौर नगर निगम के द्वारा दी जा रही है। ठीक, कि वहां पर 1746 सार्वजनिक सीवर है और 5624 घरेलू सीवर है। इन सभी को ले जाकर के किस में जोड़ा जा रहा है? 25 नालों में जोड़ा जा रहा है। 25 छोटे बड़े नाले हैं जिनमें इनको छोड़ा जा रहा है और वहां से फिर ये छोटे बड़े नालों में छोड़ा जा रहा है और वहां से फिर इनको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उस नदी में छोड़ने के पहले उनका वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। भाई इसको याद रखिएगा, वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा पहला वाटर प्लस सिटी कौन बना है हमारे यहां? इंदौर बना है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित है। चर्चित व्यक्तित्व में कौन है? नीरज चोपड़ा। आपको पता होगा कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक, क्यों चर्चा में है? देखिए, भारत के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा नवीनतम विश्व एथलेटिक्स पुरुषों की रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। यानी कि अब जो जेवलिन थ्रो का रैंकिंग निकाला गया है विश्व स्तर पर, उसमें दूसरे पायदान पर कौन है? हमारे नीरज चोपड़ा जी। ठीक, ओलंपिक की शुरुआत से पूर्व नीरज चोपड़ा 16वें स्थान पर थे, लेकिन टोक्यो में स्वर्ण पदक जीतने के बाद रैंकिंग में कई प्रसिद्ध खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप 16वें रैंक से सीधे दूसरे रैंक पर जा रहे हैं तो बहुत सारे खिलाड़ी आपसे पीछे छूट जाएंगे। ठीक, 1315 अंकों के साथ नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में केवल जर्मनी के जोहान्स वेटर से पीछे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा पहले स्थान पर कौन है? जोहान्स वेटर। उसके बाद कौन है? हमारे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के जेवलिन थ्रो गेम में स्वर्ण पदक जीता, जिससे वे स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। ठीक, इसको भी आप याद रखेंगे कि ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अभी हाल ही में 15 अगस्त के अभिभाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? आपको पता होगा कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, तो उस समय बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पार से उस पार गए थे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए थे और इस दौरान बहुत ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी। तो उस हिंसा की स्मृति में और उसको एक चेतावनी के रूप में इंगित करने के लिए ये जो विभाजन विभीषिका दिवस है, इसको मनाने का आह्वान प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ठीक, हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष
14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। उद्देश्य क्या है? विभाजन के दौरान आम जनमानस द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा को याद करना। काफी समस्याएं हुई थी उस समय, तो उसी को याद करना इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का उद्देश्य होगा। अगस्त 1947 में जब ब्रिटिश शासकों ने भारत छोड़ा तो देश को 2 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान। आगे पढ़ते हैं इसमें कि इसी के साथ मानव इतिहास में सबसे बड़े प्रवासों में से एक की शुरुआत हुई। प्रवास का मतलब कुछ लोग इस पार से उस पार गए, यानी भारत से पाकिस्तान गए, और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए, जिसमें लाखों हिंदू और सिख वर्तमान भारत की ओर आ गए, जबकि लाखों मुसलमानों ने पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान मतलब जिसको अब हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक, जिसे बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, की ओर पलायन किया। हालांकि इसमें सैकड़ों हजारों लोग ऐसे भी थे जो प्रवास के लिए चले तो थे पर कभी नहीं पहुंच सके, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, समग्र भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1 सहस्त्राब्दी से सह अस्तित्व में रहने वाले समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा पैदा हो गई। ठीक है, अब जैसे ही ये विभाजन हुआ तो चूंकि इस विभाजन का आधार धर्म था, इसीलिए धार्मिक कट्टरतावाद की भावना भी वहां पर जरूर पनपी, और वहीं से फिर धार्मिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो हमको आगे देखने को मिली हैं। वर्ष 1948 में जब यह महान प्रवास का सिलसिला समाप्त हुआ, जब यह प्रवास का सिलसिला खत्म हुआ, तो तब तक 15 मिलियन से अधिक लोग एक ओर से दूसरी ओर जा चुके थे, यानी 15 मिलियन लोग जो हैं वो बॉर्डर पार कर चुके थे, चाहे वो भारत से पाकिस्तान आए हो, है ना, या पाकिस्तान से भारत आए हो, और लगभग 1 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। 1 मिलियन का मतलब होता है लगभग 10 लाख लोग। सोचिए, भारत का जब विभाजन हुआ तो उस विभाजन से लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इतनी बड़ी विभीषिका थी। इसीलिए इस विभीषिका को इस याद करने के लिए और इस इतिहास के इस पन्ने से सीख लेने के लिए कि कालांतर में ऐसा विभाजन ना हो, इसके लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को रेखांकित किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो याद रखिएगा, प्रति वर्ष 14 अगस्त को ये जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। कौन से तारीख को? ऑप्शन है 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त को या 16 अगस्त। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन है गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर या मदुरई। तो इसका आंसर भी हमने कुछ स्लाइड पहले ही देखा है ना, तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 अगस्त को, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को या 16 अगस्त को। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्यवाही करने का आदेश दिया है? ठीक, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये थे राष्ट्रीय समसामयिकी के 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपना उत्तर दें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।